हेलो साथियों, आशा करता हूँ आप इस मुश्किल भरे दौर में अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख रहे हो। जैसा कि हमने देखा पिछले लगभग 1 डेढ़ साल में इस कोरोना काल में भारत में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो बहुत बुरी तरह से चरमरा गई है। तमाम स्कूल बंद हैं, विश्वविद्यालय बंद हैं, कॉलेज बंद हैं और एक तरह से जो शिक्षा का माध्यम है उसको ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है। और ऑनलाइन मोड की सबसे बड़ी विफलता यही है कि जो जिस वर्ग के पास संसाधन नहीं है, जिसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके पास मोबाइल स्मार्टफोन्स नहीं है, जिसके पास आधुनिक गैजेट्स नहीं हैं, उन तक उस शिक्षा की पहुंच बहुत ही मुश्किल हो गई है ना। और इसी तरह से जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश की परीक्षाएं हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, वो और भी ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं और भी ज़्यादा उन वर्गों से आने वाले लोगों के लिए उन और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। और इसी चुनौती को देखते हुए, इस चैलेंज को देखते हुए क्रांतिकारी युवा संगठन ने पिछले साल भी एक इनिशिएटिव लिया था कि आपको इस ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही, इन इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से ही एक तरह से उन विश्वविद्यालयों की जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, चाहे फिर वो डीयू हो, जामिया हो, अम्बेडकर विश्वविद्यालय हो या फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, उन सब की प्रवेश परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए एक पूरी सीरीज़ आरंभ की गई थी क्रांतिकारी युवा संगठन द्वारा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि क्रांतिकारी युवा संगठन ने इस साल फिर से वही इनिशिएटिव लिया और जो समाज का एक तरह से बिल्कुल पिछड़ा वर्ग है, जिसके बीच में क्रांतिकारी युवा संगठन काम कर रहा है, उनके बीच में इन वीडियोस के, इन लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है, जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी कहा जाता है, जिसको एनटीए द्वारा यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उसके प्रवेश परीक्षा को विशेष ध्यान में रखते हुए ये पूरी सीरीज़ तैयार की गई है। अभी तक हम लॉ, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमफिल, पीएचडी इन हिस्ट्री के विषयों में चर्चा कर चुके हैं। आज हम एमए दिल्ली विश्वविद्यालय से जो एमए इतिहास की प्रवेश परीक्षा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को हम प्रारंभ करते हुए बताना चाहूँगा, मेरा नाम ज़ियाउद्दीन है और मैं पिछले कई वर्षों से क्रांतिकारी युवा संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अभी इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय से ही एमफिल का छात्र हूँ। तो बेसिकली हम अगर देखें तो जैसा कि हमको पता है कि 21 अगस्त को दिल्ली विश्वविद्यालय के जो पोस्ट ग्रेजुएट्स यानी एमए कोर्सेज के जो रजिस्ट्रेशन का जो डेडलाइन थी, समय सीमा थी, वो समाप्त हो चुकी है और लगभग 26 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक एनटीए ने घोषित किया है कि वो इन सभी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो यानी कि आज 25 अगस्त है, अगर आज से हम देखें तो लगभग हमारे पास 1 महीना है पूरा, और 1 महीने में उस एमए इतिहास की प्रवेश परीक्षा को हम कैसे पार पा सकते हैं, उसमें कैसे सफलताएं पा सकते हैं, उसके बारे में हम एक संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिसमें मैं आपको दिल्ली विश्वविद्यालय का जो प्रवेश परीक्षा का जो सिलेबस है वो बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद उस पर आप क्या क्या पुस्तकें पढ़ सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा और जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम या मोड रहता है, उस परीक्षा की प्रणाली क्या है, उसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम उस एडमिशन प्रोसेस को समझने का भी प्रयास करेंगे जिसके तहत दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए इतिहास में एडमिशन दिया जाता है। तो हम बेसिकली शुरू करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की जो एडमिशन प्रोसेस है, प्रवेश परीक्षा से ही हम आज के इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 तरह से इस प्रवेश परीक्षा को कार्यान्वित किया जाता है। एक मेरिट के आधार पर और दूसरा प्रवेश परीक्षा के आधार पर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो इन दोनों में फ़र्क समझने के लिए हम देखते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एमए इतिहास की सीट्स हैं वो लगभग 300 के करीब हैं और 300 में से आधी सीट्स मेरिट के आधार पर दी जाती हैं और आधी सीट्स
प्रवेश परीक्षा के आधार पर दी जाती हैं। अब मेरिट के आधार पर बेसिकली जो विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय से ही बीए इतिहास में स्नातक किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों को जो यूनिवर्सिटी के टॉपर्स रहे हैं 150 के आसपास, उन सभी को उसमें मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाता है। यानी कि एक कट ऑफ निकाली जाती है जो कि केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तक सीमित होती है, और उसमें जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हुए होते हैं उन्हीं के बीच में से एक कट ऑफ बनाई जाती है और उसमें से 150 सीटों पर प्रवेश दिया जाता है, एडमिशन किया जाता है ना। इसके बाद जो दूसरा मोड है, यानी कि दूसरा माध्यम है दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए इतिहास में प्रवेश लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, वो है कि आप प्रवेश परीक्षा द्वारा यानी कि एंट्रेंस दे करके एमए इतिहास में एडमिशन ले सकते हैं। अब एमए इतिहास का जो सिलेबस है वो क्या होता है या फिर ये कैसे कंडक्ट किया जाता है, तो इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। बेसिकली ये जो एंट्रेंस टेस्ट है या प्रवेश परीक्षा जो है ये सीबीटी मोड में होती है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और एमसीक्यू आधारित होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं इसमें, और जिसमें आपको एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होते हैं, उनमें से एक विकल्प चुनना होता है। अब इसको हम देखें कि तो इसमें लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, लगभग 100 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें नकारात्मक मूल्यांकन भी किया जाता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है। यानी कि अगर आप एक प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो उसके एवज में उसके लिए आपको नकारात्मक मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाती है। जैसे कि 100 क्वेश्चन का पेपर है और प्रत्येक क्वेश्चन लगभग 4 नंबर का होता है, 4 मार्क्स का होता है, और टोटल पेपर मिला करके लगभग 400 मार्क्स का होता है ना। तो अगर आप कोई भी एक गलत उत्तर करके आते हैं तो उसके एवज में आपका 1 मार्क्स काट लिया जाता है, यानी कि 1 नंबर आपको नेगेटिव मार्किंग के रूप में दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप प्रवेश परीक्षा देते हुए अपने ध्यान में रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा विचार करके तभी आंसर कीजिएगा। बाकी के जितने क्वेश्चंस आते हैं उनको कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट किया जाए, और ज़्यादातर वही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाएं जो कि आपके ध्यान में हो, जिसके बारे में आपको पता हो कि ये गलत नहीं होगा, है ना। तो इस चीज़ को कंसिडर कीजिएगा, इसमें विचार विमर्श कीजिएगा। और इस एंट्रेंस की अगर हम मीडियम की बात करें, माध्यम की बात करें, तो ये एंट्रेंस परीक्षा जो है, प्रवेश परीक्षा जो है, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही माध्यम में संचालित होता है। यानी कि आपके सामने जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो प्रश्न आएंगे वो हिंदी में भी होंगे और अंग्रेज़ी में भी होंगे। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस मीडियम में, किस माध्यम से वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ये बात हुई आपके ऊपर कि आप हिंदी में ये टेस्ट देना चाहते हैं या फिर अंग्रेज़ी में ये टेस्ट देना चाहते हैं। तो हमने यहाँ तक देखा कि इसका दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा क्या होती है, या फिर जो प्रवेश प्रक्रिया है, एडमिशन प्रोसेस है, वो किन किन माध्यमों में कंडक्ट होता है। अब बेसिकली अगर हम इस एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको जो आपने बीए ऑनर्स इतिहास में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है उसी आधार पर ये प्रवेश परीक्षा कंडक्ट की जाती है। यानी कि आपको इसमें प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक, यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तक, जिसमें मिडिवल इंडियन हिस्ट्री भी शामिल है, उन सभी टॉपिक्स को उन सभी के टॉपिक्स को आपको देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें विश्व इतिहास से जुड़े हुए जो कुछ मुद्दे हैं, जिसमें विश्व युद्ध है, या फिर फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन है, रूसी क्रांति, और साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, या फिर मॉडर्न वेस्ट करके एक पेपर जो होता है
जिसमें आधुनिक पश्चिम का उदय के बारे में हमें बताया जाता है कि यूरोप कैसे राइज किया और दुनिया में आधुनिक समय में आते आते कैसे एक बड़ी कॉलोनाइज एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभर के आया, एक कॉलोनियल पावर के रूप में उभर के आया और पूरी दुनिया को उसने, पूरे विश्व को भौगोलिक रूप से कॉलोनाइज कर लिया, आर्थिक रूप से कॉलोनाइज कर लिया, है ना। तो उन विषयों पर भी इस प्रवेश परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, लेकिन विशेष तौर पर जो प्रश्न बनते हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास से, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से और आधुनिक भारतीय इतिहास से इसमें प्रश्न बनाए जाते हैं। और इसमें सबसे जो बड़ी विशेषता है, बेसिकली ये टेस्ट ज़्यादा फैक्चुअल ना हो करके, हालांकि फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, तथ्य पर आधारित जो सवाल हैं, प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस प्रवेश परीक्षा में, इस प्रवेश प्रश्न पत्र में जो ज़्यादा फोकस किया जाता है वो किया जाता है कि किताब और उनके लेखकों से जुड़े हुए जो सवाल हैं, यानी कि बुक्स एंड ऑथर्स के पर आधारित जो सवाल हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि अगर आप पिछले कुछ वर्षों के दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अगर आप उठाने की कोशिश करें, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप देखने की कोशिश करें, तो आपको उसमें पता चलेगा कि कितने अधिक सवाल किताब और उनके लेखकों पर पूछे जाते हैं कि कौन सी किताब किसने लिखी है, कि व्हाट इज़ हिस्ट्री करके जो एक हिस्टोरियोग्राफी पर किताब है, इतिहास लेखन पे किताब है, वो किसने लिखी है, या फिर इसी तरह के जो दूसरे प्रश्न हैं उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं इस विषय पर आपको सलाह दूंगा कि बीए हिस्ट्री ऑनर्स का जो सिलेबस है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उस सिलेबस को आप एक बार देख लीजिएगा और उसमें जो सजेस्टिंग रीडिंग्स दी गई हैं, उसमें जो एक तरह से हर टॉपिक और हर पेपर के बाद जो एक रीडिंग लिस्ट दी गई है, उस रीडिंग लिस्ट को देख लीजिएगा ताकि आपको किताबों का और उनके लेखकों का एक ब्रीफ अंदाज़ा मिल जाए। और इतना समय भी नहीं है कि आप सभी किताबों को देख पाएँ। तो इन 30 दिनों के भीतर आप ये सिलेबस को देखिएगा, पुराने जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स हैं, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखिएगा। और अगर हम बात करें कुछ किताबों की, तो बेसिकली 30 दिन है, 30 दिन में सभी किताबों को पढ़ना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर भी अगर आपको समय मिल पाए तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए आप भारत का प्राचीन इतिहास आर.एस. शर्मा द्वारा जो लिखी गई है उसको देख सकते हैं। और मध्यकालीन भारत के लिए आप मध्यकालीन भारत सल्तनत से मुगलों तक, जिसको अंग्रेजी में मिडिवल इंडिया फ्रॉम सल्तनत टू मुगल, जो कि सतीश चंद्रा द्वारा 2 पार्ट्स में लिखी गई है, जिसमें एक पार्ट में पूरे जो तुर्क शासक थे दिल्ली सल्तनत के, उनका इतिहास बताया गया है, और उसके बाद मुगल इतिहास के बारे में 1707 तक का वर्णन किया गया है। इन 2 पुस्तकों को आप प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करें तो आप बिपिन चंद्रा द्वारा लिखी हुई आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इन 2 किताबों को देख सकते हैं। और ये दोनों ही किताबें आपके इस प्रवेश परीक्षा के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास को कवर करने के लिए इनफ रहेंगी। और अगर ये जितनी भी मैंने आपको 3-4 जो किताबें बताई हैं, ये चारों ही किताबें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध हैं, दोनों ही माध्यमों में अवेलेबल हैं, आपको आसानी से मिल भी जाएंगी। अगर इतना समय बचता है, 30 दिन वैसे बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं ज़्यादातर आपको कहूँगा कि इसमें से एक किताब कम से कम पढ़ लीजिएगा, ताकि जो विषय संबंधित जो एक आधारशिला है वो आपकी तैयार हो जाए, और उन भारतीय इतिहास के जो कुछ विषय हैं उनसे आपकी सरलता और सुलभता, आसानी से संबंध स्थापित हो सके, है ना।
तो इस कारण से इन 3-4 किताबों में से अगर आप एक एक किताब भी देखते हैं तो आपको तथ्यपरक जानकारी काफ़ी हद तक मिल जाएगी। और अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, विश्व इतिहास की बात करें, तो लाल बहादुर वर्मा की एक आधुनिक विश्व का इतिहास करके बुक आती है जो कि हिंदी में अवेलेबल है, उसको आप ले सकते हैं। और दूसरी तरफ एक नॉर्मन लोवे द्वारा लिखी गई मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री करके एक किताब आती है, उसको आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए देख सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा समय है नहीं कि आप ये सभी किताबें देखें, तो कोशिश कीजिएगा कि एक एक किताब इसमें से देख लें। और जो भारतीय इतिहास के जो विषय हैं, विशेषकर प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, है ना, इन विषयों से अपनी संबंधता बनाएं और इनसे अपनी एक तरह से जो समझदारी है उसको विकसित करें, उसकी आधारशिला तैयार करके ही इस प्रवेश परीक्षा को लिखने के लिए जाएं। और बाकी आप इनके अलावा अगर समय बचता है तो आप इग्नू के जो बीए हिस्ट्री के नोट्स हैं उनको आप देख सकते हैं। वो बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में आपको बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। और इसके अलावा कुछ जो दूसरे प्रवेश परीक्षा के जो पब्लिकेशंस है, जैसे अरिहंत है या फिर किरण कंपटीशन टाइम की इतिहास की किताब आती है, आप उसमें से भी कुछ तथ्यों को जानने के लिए, उसमें केवल वन लाइनर तथ्य दिए गए होते हैं, एक ही लाइन में वो तथ्यों की जानकारी दी जाती है, उनमें से आप वो तथ्य ढूंढ सकते हैं। और ख़ासकर जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इस प्रवेश परीक्षा में, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में ज़्यादा फोकस जो है, ज़्यादा ध्यान जो है वो किताबों और उनके लेखकों पर दिया जाता है। तो आप उसके लिए विशेष तैयारी के लिए आप दिल्ली विश्वविद्यालय का जो बीए का हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसी के साथ जैसा कि हमने इस डिस्कशन में देखा कि कैसे दिल्ली विश्वविद्यालय दो तरीक़ों से या फिर दो प्रक्रिया के तहत एमए इतिहास में प्रवेश देता है, एडमिशन देता है। एक मेरिट के आधार पर और दूसरा प्रवेश परीक्षा के आधार पर। हमने प्रवेश परीक्षा को समझा कि उसका मोड क्या है ना, जैसे सीबीटी मोड में वो एग्ज़ाम होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर उसमें क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है, इसमें नकारात्मक मूल्यांकन भी किया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि सिलेबस क्या है, भारतीय प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इससे संबंधित जो विषय हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। और उसके बाद विश्व इतिहास से जुड़े हुए भी कुछ प्रश्न इसमें इस प्रवेश पत्र में, इस प्रश्न पत्र में आते हैं। और इसी के साथ साथ लेखक और उनकी किताबों से जुड़े हुए प्रश्नों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि क्या क्या रीडिंग्स जो हैं या किताबें जो हैं वो आपको इस प्रवेश परीक्षा को क्रैक करने के लिए सहायक रहेंगी, जिसमें प्राचीन भारत के लिए हमने देखा आर एस शर्मा द्वारा लिखी गई भारत का प्राचीन इतिहास, जो कि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में उपलब्ध है। इसके बाद हमने देखा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए सतीश चंद्र द्वारा लिखी गई मध्यकालीन भारत सल्तनत से मुगलों तक, है ना। और उसके बाद आधुनिक भारत के लिए हमने विपिन चंद्रा की किताब के बारे में आपको बताया। और ये सभी किताबें आपको हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में ही उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ अगर समय बचता है तो आप इग्नू के जो हिंदी या अंग्रेज़ी में दोनों ही अवेलेबल हैं उन बीए इतिहास विषय से संबंधित नोट्स को भी देख सकते हैं, है ना। तो इसी के साथ साथ मैं क्रांतिकारी युवा संगठन का दोबारा से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुश्किल भरे दौर में इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय में जो अलग अलग विषय हैं उनके प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित आपके प्रश्नों को एड्रेस करने की कोशिश की, प्रयास किया। और ये सीरीज़ लगातार आगे भी चलती रहेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे फेसबुक ग्रुप से, यूट्यूब और इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़े रहें ताकि आपको प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित और भी आगे की जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।